स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सेकेंड लेसन यूरोप एंड इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोग ने सबने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। और ये लेसन में आपको यूरोप और इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहला है पीरियड ऑफ रिनेसेंस, मतलब मॉडर्न पीरियड। इंडिया हैड इट्स इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन यूरोप। जो भी एक्टिविटीज़ इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। यूरोप में जो जो हो रहा था उसका काफ़ी प्रभाव अपना इंडिया में भी पड़ा, क्योंकि इंडिया भी वैसे ही 200 साल तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तो हम भी गुलामी थे। यहाँ पे वो आए, हम पर राज किया, तो यही प्रॉब्लम यूरोप में भी था। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पीरियड ऑफ रिनेसेंस ये कब स्टार्ट हुआ? दिस स्टार्टेड फ्रॉम 13 टू 16 सेंचुरी। ये मॉडर्न पीरियड जो था वो 13 से लेके 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा। रिलीजियस रिफॉर्म, पहले लोग क्या करते थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, उनको हमेशा दूसरों का जगह पे कब्ज़ा करना होता था। ह्यूमैनिटी नहीं था, उन लोग एक दूसरे से वो बोलते ना, प्यार नहीं करते थे। एक रिलीजियस वे में उन लोग देखते थे हर चीज़ को। आज भी वैसा ही होता है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही था। हमेशा दूसरों के प्रॉपर्टी पे नज़र रखना, दूसरों के लैंड पे नज़र रखना, उसे कब्ज़ा करना, यही उनका मेंटालिटी था। उन लोग को कोई ह्यूमन वैल्यूज़ का कोई भी इम्पोर्टेंस वो लोग नहीं देते थे। एक सेंटिमेंट्स नहीं रहता था, एक फीलिंग्स नहीं रहते थे। बस वो लोग अपना हमारा रिलीजन सही है, उनका जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको, जैसे क्रिश्चियंस है तो वो लोग जीव्स को एकदम कम दर्जे का मानते थे। वो आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही था। तो ये जो पीरियड है 13 से लेके 16 सेंचुरी में, ये थोड़ा चेंजेस होने लगा। लोग थोड़े मॉडर्न सोचने लगे। आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी गेव मोमेंटम टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ धीरे धीरे डिस्कवर होने लगा, डेवलप होने लगा लोगों में। तो बोलते हैं ना, माइंडसेट चेंज होते। जैसे जैसे हम पढ़ने लिखने चालू करते तो हमारा माइंडसेट चेंज होता है। पहले जैसा होता था, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन लोग को कुछ भी बोल के ईजिली हम अपने इसमें वश में कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ लिख लेते तो कोई भी हमें उतना आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये सब जब चीज़ आने लगा तो लोगों में एक माइंडसेट चेंज होने लगा, उनमें एक डेवलपमेंट करने की जो जिज्ञासा जागरूक हुआ। कॉमन पीपल स्टार्टेड टू कनेक्ट ईच अदर, पुटिंग असाइड द रिलीजन। अभी डेवलपमेंट करना है हमें, कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, हमें डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहला हमें रिलीजन को साइड में रखना होगा और हमें अपना देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। तो उस वक्त ऐसा, ये 13 से लेकर 16 सेंचुरी में ऐसा हुआ कि लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट करना चालू किया। उन लोगों ने रिलीजन को साइड में रखा, सोचा ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लोग मरते हैं, तबाही मचती है, बस जाने जाती है और कुछ नहीं। तो कॉमन पीपल ने वो एक दूसरे को कनेक्ट करना चालू किया और रिलीजन को अपने साइड पे रखा। रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे 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 डेवलपमेंट होने लगा तो ये सब सेक्टर्स में होने लगा। ऐसा ही होता है, अगर हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो धीरे धीरे अपना आईटी इंडस्ट्रीज, अभी आज के ज़माने में सब धीरे धीरे सब जगह मेडिकल, इसमें सब जगह अपना प्रोग्रेस दिखाई देने लग जाता है। एक ही सेक्टर में नहीं, हर जगह अपना प्रोग्रेस दिखाई देने लगता है। तो वही रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड हो गया सब सेक्टर्स में। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल, ताकि लोगों के भाषा में लिटरेचर लिखा गया ताकि सारे लोगों को वो समझ में आ सके। तो लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आम लोगों को भी वो बातें समझ में आ सके, ऐसा लैंग्वेज में वो लिखा गया। During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press so that the ideas concept can reach to all section of the society. जॉनस गटनबर्ग था जिसने सबसे पहले जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन हुआ, मतलब उसने वो डिस्कवर किया ताकि उसके जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है,
वो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आजकल, तो न्यूज़पेपर नहीं पूरा मोबाइल में आ जाता है, लेकिन पहले कैसा था, न्यूज़पेपर पढ़ता था तो हमें सारे दुनिया की खबरें हमें मिलती थी। तो ताकि, और न्यूज़पेपर प्रिंट ही इसलिए होता था कि लोगों को सच्चाई का पता चले, क्या किधर हो रहा है, कहाँ पे किधर किसको ऑप्रेस किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, किस पे जुल्म हो रहा है, जो भी हो सब बातें उसमें प्रिंट होकर आता था, तो ताकि लोगों को समझ में आ सके कि दुनिया में चल क्या रहा है। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इंटेलेक्चुअल्स अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ कैथोलिक चर्च। जो पहले के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, काफ़ी वो पुराने ख्यालों के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, कैथोलिक चर्च को सब अटैक करना चालू किया। और ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, जो प्रीस्ट होता है या जो मौलाना होता है, जो मौलवी होता है, जो भी है, वो लोग ऐसे वक्त में फ़ायदा उठाते हैं। टुक द एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ पीपल एंड वेर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। मतलब लोगों को कुछ ना कुछ भड़काते रहते हैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में बोलकर, और उनसे सब बुरा काम कराने की कोशिश करते हैं, और इसी नाम पे दे लूटेड पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। और वो आज भी चलते आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज रुक गए, आज भी कई जगहों पे ये प्रीस्ट लोग हैं ना, वो लोगों का इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हम सतर्क नहीं रहेंगे तो वो हमें ही बोलते ना, हमें लूट लेते हैं ऐसे। और वो लोग दूसरे रिलीजन के खिलाफ कुछ ना कुछ भड़काते रहते हैं, और हम लोग उनके बहकावे में आ भी जाते हैं। तो ये काफ़ी रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। टू स्टॉप दिस मूवमेंट कॉल्ड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। ये इसको स्टॉप करने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और एक शख्स के बारे में है, लियोनार्डो डा विंसी। ही वॉज ए मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मैथ्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी। मतलब एक ऐसा इंसान था ना जो हर इसमें मास्टर था। ही वॉज ए बोलेगा ना, एक स्कॉलर टाइप इंसान था जो हर फील्ड में वो बहुत ही फेमस था। ही वॉज ए वर्ल्ड रिनोन्ड पेंटर ऑल्सो। पता है ना, उसका मोनालिसा नाम का जो पेंटिंग है वो आज भी बहुत फेमस है। तो उसका नाम ये फिलिप्स में पूछ सकता है, लियोनार्डो डा विंसी। ही वॉज ए मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मैथ्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, एंड ही इज़ ए वेरी वर्ल्ड रिनोन्ड पेंटर है। और उसका जो पेंटिंग है मोनालिसा वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिस्कवरी। In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Istanbul. टर्किश जो था उन्होंने कॉन्कर किया था इस्तांबुल। ट्रेड स्टार्टेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप। एशिया से लेके यूरोप तक यूरोपियंस ने सोचा था कि ट्रेड स्टार्ट करने का, लेकिन ये टर्किश जो थे ना, उन्होंने क्या किया, ये रूट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ही अकेला ट्रेड करे, बाकी कोई ना आए। तो उन्होंने वो रूट को ही उन्होंने ब्लॉक किया फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया विच लेड टू न्यू जोग्राफिकल। लेकिन यूरोपियंस भी मानने वाले से रहा। उन्होंने सोचा कि इसने ब्लॉक किया तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जहाँ से हम एशिया तक पहुँच सकें। तो वो जोग्राफिकल डिस्कवरी चालू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल पता है हमें, क्रिस्टोफर कोलंबस जो जर्नी के लिए निकले थे इंडिया के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए थे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। तभी रोड नहीं था, मैप्स नहीं था, कुछ नहीं था ना, जो भी आना होता था सी रूट से आना होता था। तो पता नहीं चलता था कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सी एक वाइड ओपन होता है, पता नहीं चलता था, मैप्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि हमें जाना कहाँ है। तो ऐसे वक्त पे वो निकले तो थे इंडिया के लिए, लेकिन पहुंच गए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में। और नेक्स्ट है पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा मैनेज टू सेल केप ऑफ गुड होप। वो जाना उनको वहाँ पे था, लेकिन वो कहाँ पे गलती से आ पहुँचे, इंडियन कोस्ट इन कैलिकट जो कि केरला में है, वो गलती से वहाँ आकर पहुँच गए। तो ये सब जोग्राफिकल डिस्कवरी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन टर्किश ने उनका रोड ब्लॉक कर दिया, और इसके वजह से तो ट्रेडर्स तो रुकेंगे नहीं, उनको तो बिज़नेस करना है, कमाना है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने क्या किया, वो लोग खुद निकलते थे, और कोई निकल जाना कहीं और होता था और पहुँच कहीं और जाते थे। लेकिन अच्छा ही बात है, क्योंकि वास्को ड गामा जब आया कैलिकट में, उसने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पाइसेस जो है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी स्पाइसेस जो है वो वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से वो स्पाइसेस का ट्रेड करने चालू हुआ था।
उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन यूरोप। मेनी मॉडर्न चेंजेस टू प्लेस इन यूरोप, दैट इज दे स्टार्टेड टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। बहुत सारे मॉडर्न चेंजेस होने लगे यूरोप में। उन लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया नया नया टेक्नोलॉजीज़ को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो जल्दी डेवलप हो गए, वो लोग काफ़ी एडवांस्ड हो गए। हमारे यहाँ आते आते काफ़ी वक्त लगा, लेकिन जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ है वो देखो टेक्नोलॉजी में सब में बहुत आगे, काफ़ी डेवलप, इसलिए उनको डेवलप कंट्री के लिस्ट में गिना जाता है। पीपल स्टार्टेड स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। लोगों ने भी सोचा कि जो बात पहले हुआ है, पास्ट में हुआ, उसको सब छोड़ देना चाहिए, ब्लाइंड फेथ को भी छोड़ देना चाहिए और आगे कुछ नया करने के लिए निकलना चाहिए। तो उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई, मतलब अच्छा एजुकेशन लिया, नए नए टेक्नोलॉजी को ढूंढ निकाला, नए नए आइडियाज़ को, तो ये सब उन्होंने किया। तो इसलिए वो लोग काफ़ी आज डेवलप्ड भी है। रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। अभी क्या है रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर? पॉलिटिकल चेंजेस स्टार्टेड इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। ये पीरियड में पॉलिटिकल चेंजेस भी वहाँ पे होने लगा। डेवलपमेंट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। डेवलपमेंट होने लगा, जो पार्लियामेंट है उधर जो पहले के लोग थे, जो बोलते हैं ना करप्ट थे, उनको सब निकाला गया। चेंज इन कैबिनेट सिस्टम, उनको सब निकाला गया, नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। वो लोग वहाँ पे भी पूरे डेवलपमेंट लेके। बिल ऑफ राइट ऑफ 1689 पास किया, लेड द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग। अभी किंग जो होता था, पहले सब किंग होते थे, है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वैसा नहीं होता था। पहले सब जो होते थे वो किंग्स होते थे। किंग कैसा होता था, अगर वो अच्छा रहेगा लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों सब्जेक्ट्स के लिए अगर वो अच्छा रहेगा, अपने लोगों के लिए वो बताइए तो बहुत अच्छे। लेकिन किंग्स कैसे होते थे, वो लोग अपना मनमानी करते रहते थे। मतलब किसी को मारना हो तो मार डालते थे, किसी को जेल में डालना है तो जेल में डाल देते। मतलब जो भी होता था पावर पूरा उसके हाथ में था और कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। लेकिन बिल ऑफ राइट 1689 पास होने के बाद उसका जो किंग का पावर है वो कम हो गया। नेक्स्ट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। After discovery of America, European countries wanted to take control over different regions of America and hence established 13 colonies over there. अभी यूरोपियन कंट्री जैसा ही अमेरिका डिस्कवर हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ का नज़र पड़ा अमेरिका पे। अभी वहाँ पे उनका अपना ही, मतलब इंग्लैंड के लोग, यूरोपियन लोग, इंग्लैंड के लोग, उनका नज़र उधर पड़ गया। तो उनको अभी वो उस पर अपना कंट्रोल करना था। और उस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 13 कॉलोनीज उन्होंने एस्टैब्लिश किया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, पीपल ऑफ अमेरिका स्टार्टेड टू रिवोल्ट। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनसे टैक्स कलेक्ट करना, ज़्यादा टैक्स लेना, ये सब बोलते हैं ना, जैसे हमारे साथ किया था इंग्लैंड के लोगों ने इंडियंस के साथ, वही जो उनका जो मेन स्ट्रैटेजी है वही उन्होंने वहाँ पर भी करने की कोशिश की। तो लेकिन पीपल ऑफ अमेरिका ने क्या किया, रिवॉल्ट किया और हैंस डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द इंग्लैंड, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। दे ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन एंड फाइनली दे वोन अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने आर्मी तैयार किया और उनका लीडर का नाम कौन था, किसके अंडर, जॉर्ज वाशिंगटन। पता ही होगा, नाम सुना ही होगा जॉर्ज वाशिंगटन का। तो ही वॉज द लीडर जिन्होंने आर्मी तैयार किया और उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द पीपल ऑफ अगेंस्ट आर्मी ऑफ इंग्लैंड, और उसमें उनको जीत हासिल हुई। ए न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज बॉर्न। और इस तरह से एक नया स्टेट बॉर्न हुआ जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, मतलब यूएसए। आज जो कंट्री देखो बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे इंग्लैंड यूरोपियन वहाँ पे भी अपना कब्जा करने की कोशिश में थे। तो वही बोलते हैं ना, लोगों में इतना लालच होता है ना कि हर जगह उनको अपना कंट्रोल चाहिए और दे वांट टू बी पावरफुल। और आज कौन में पावरफुल हो गया, अमेरिका। उसके बाद हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन 1789 द पीपल ऑफ फ्रांस ऑल्सो स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये देख के अभी हम नेचुरल है ना कि हम जब देखते हैं कि हमारे पास वालों ने किस तरह से इंग्लैंड को हराया, उनसे अपना हक ले लिया, तो वो उसका जो असर है ये फ्रांस के लोगों में भी हुआ। तो वहाँ के भी लोगों ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द इंग्लैंड विच इज़ नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसे हम
फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। और उन्होंने दे गेव द वर्ल्ड 3 वैल्यूज़। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से मेन हमें सीखने को क्या मिला, उन्होंने पूरे दुनिया को ये बात बताया। पहला बात तो लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो सब हर इंसान में वो क्षमता है, मतलब हर इंसान में वो फ्रीडम होनी चाहिए। राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, सब लोग एक जैसे ही है। भगवान ने हर किसी को इंसान के रूप में अगर पैदा किया है तो वो उसे पूरा इक्वल राइट्स भी दिया है। कोई दूसरा हमें आकर नहीं बताना चाहिए कि हमारा क्या राइट्स है या हम क्या फ्रीडम, हमें कहाँ किस हद तक फ्रीडम देना चाहिए, ये किसी और को हक नहीं बनता हमें बताने के लिए। वैसे इक्वालिटी, सब लोग भगवान के सामने तो एक ही है, तो इक्वालिटी का भी हक हर इंसान का है। फ्रैटर्निटी, वो फ्रैटर्निटी भी वही है, मतलब हर इंसान को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, लेकिन दूसरे वीडियोस मैं दूसरा बाकी का जो पोर्शन है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।